Hello everyone, good morning all of you. Today we are doing history, chapter number 3rd, class 8. We have done two parts of this chapter and the name of chapter is Ruling the Countryside. So, without wasting time, let's continue with the part number 3 of this chapter. तो ऑन द अदर हैंड इन द विलेज, दूसरे हाथों में विलेजर्स के पास क्या, विलेजेस में द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली अपोजिव. द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर. तो जो लोग थे, किसान थे, वो क्या करते थे, विलेजर्स, वो जमींदार को रेंट तो हाई देते थे, मतलब जो कर देते थे, टैक्स देते थे, वो तो बहुत हाई होता था, पर उनका जो रेंट मतलब उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी या उनका जो आप कह सकते हैं कि जो हक होता था ज़मीन पे, वो क्या होता था, वो इनसिक्योर, वो निश्चित नहीं होता था, उसके बारे में वो भी श्योर नहीं थे. सो द पे ऑफ द रेंट ही हैड टू ऑफ्टन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स. और इस किराए को भरने के लिए, जो ज़मीन पे जो कर देना पड़ता था, इसके लिए उनको मनी लैंडर्स यानी जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, उनसे पैसा उधार लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था. एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट, और जब वो रेंट देने में फेल हो जाते थे, ही वॉज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड क्रिएटेड फॉर द जनरेशन. तो वो उस लैंड पे से भी हाथ धो देते थे और उनका जो कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी होती थी, मतलब उनकी जो प्राचीन ज़मीन होती थी, जो उनके कह सकते हैं आप पुश्तैनी ज़मीन होती थी, उनके पिताजी की, उनके दादाजी की, उसके ऊपर से भी उनको हाथ धोना पड़ता था. A new system is devised, एक नया सिस्टम डिवाइज हुआ बाय द अर्ली 19th century में. मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स वर कन्वेंस्ड, बहुत सारे कंपनी ऑफिसर ने क्या करा, कन्वेंस किया, दैट द सिस्टम ऑफ रिवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन, कि जो रेवेन्यू का सिस्टम है उसको चेंज कर देना चाहिए. ही कुड रिवेन्यू बाय फिक्स, उनको रेवेन्यू क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए परमानेंटली एट द टाइम, उस समय व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी, जब कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए था, टू मीट इट एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए. इन द नॉर्थ वेस्टर्न province of the Bengal presidency, most of this area is now in उत्तर प्रदेश. तो उस समय में वहाँ की जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, जिसका अधिकांश हिस्सा अब उत्तर प्रदेश के अंदर है. एंड इंग्लिशमैन कॉल, एक अंग्रेजी व्यक्ति जिसको क्या कहते थे, हॉल मैकिन्से, डिवाइडेड द न्यू सिस्टम, उन्होंने नया सिस्टम बनाया, विच केम इनटू द एफर्ट्स इन 1822, जो 1822 से लागू हुआ. ही फेल्ट दैट, उन्होंने पाया कि द विलेजर वन एन important social institution in North Indian society and needed to be preserved. तो ही फेल्ट, उनको महसूस हुआ कि द विलेजर वर एन इम्पॉर्टेंट, कि जो विलेजर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक दायित्व के लिए, इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के अंदर, एंड नीडेड टू बी प्रेजेंट, और उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है. अंडर दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के अंदर, कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, कलेक्टर्स क्या करने लगे, विलेज टू विलेज जाने लग गए. इंस्पेक्टिंग द लैंड्स का ध्यान रखने लगे. मेजरिंग द फील्ड्स, खेतों को नापने लग गए. एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और रिकॉर्ड करने लग गए कस्टम्स, किसके, अलग अलग ग्रुप के कौन कौन से रीति रिवाज हैं. द estimate revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. तो उनकी ज़मीन के आधार पे एस्टिमेट, लगभग रेवेन्यू को जो था उनके प्लॉट के साइज़ के आधार पे उनका जो रेवेन्यू था वो कैलकुलेट करके जोड़ दिया गया, किसमें, हर गांव के लिए. दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या हुआ, प्रोडक्टली नॉट परमानेंटली फिक्स, और ऐसा बोला गया कि जो डिमांड है ये समय के आधार पे है, पीरियडिकली है, मतलब टाइम पे चेंज हो सकती है, नॉट परमानेंटली फिक्स, निश्चित रूप पे फिक्स नहीं है.
The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman. और जो चार्जेस होते थे, जो कलेक्टिव रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, वो पे किया जाता था किसको? कंपनी वाज गिवन, देती थी किसको? टू विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन को बोलती थी कि भाई आपको ये चार्जेस लेने हैं, रेदर देन द जमींदार, जमींदार की जगह। दिस सिस्टम केम टू बी नॉन एज द, ये सिस्टम किस नाम से जाने लग गया? तो महलवारी सेटलमेंट के नाम से जाने लग गया। आगे देखते हैं, द मैनोर सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरीज में, इन द साउथ के अंदर, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो एक समान रूप से एक आइडिया वहाँ पे भी लागू हुआ, एक कह सकते हैं कि एक सोच वहाँ पे भी शुरू हो गई, और जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइडेड केम टू नॉन एज द, और जो नया सिस्टम था ये क्या कर रहा था? डिवाइड के जाने लग गया किसके नाम से? रयतवर के नाम से और रयतवारी के नाम से। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल, ये क्या कोशिश की गई एक छोटे स्केल पे, by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the war with टीपू सुल्तान। तो ये जो कोशिश की गई ये कुछ जगहों पे की गई कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, और ये कहाँ पे शुरू हुई? तो कंपनी ने जो जगह टीपू सुल्तान से ली थी ना, कंपनी की टीपू सुल्तान से युद्ध से ली थी, उसके अंदर इसकी शुरुआत की गई। Subsequently developed by Thomas Manure, और ये इसी को किसने भी लागू करा? थॉमस मैन्यूर ने। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, और फिर धीरे धीरे ये सिस्टम पूरे साउथ इंडिया में फैल गया। रीड एंड मैन्यूर फेल्ट दैट, हाँ तो अलेक्जेंडर रीड और जो मैन्यूर थे उन्होंने क्या फेल्ट किया? थॉमस मैन्यूर ने, उन्होंने महसूस किया कि इन द साउथ में देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, कि यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड, जिसके लिए वो आर्ग्यूड करे, हैड टू बी मेड डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली बनाया गया है विद द कैलकुलेटिव, किसके लिए? रियॉट्स के लिए, हु हैड टाइटल द लैंड ऑफ जनरेशन, जिनको क्या दिया गया टाइटल? लैंड फॉर जनरेशन का टाइटल दिया गया। देयर फील्ड हैड टू बी, उनकी जो जमीन थी उसके लिए क्या बोला गया? कि देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वाइव्ड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, कि जो उनकी ज़मीन है उसको अगर वो रेवेन्यू देते हैं, कर देंगे, तो उनकी जो ज़मीन है उसको अलग से सर्वाइव करने के लिए दिया जाएगा, उनका अलग से ध्यान रखा जाएगा। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट, और मुनरो ने सोचा है कि जो ब्रिटिश है वो किस तरह से एक्ट करेंगे? तो शुड एक्ट द पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रेयर अंडर दिस चार्ज, कि इस तरीके से वो रेयर से चार्ज लेके उनकी ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए उनसे पैसा ले लेंगे। मतलब उनको बोलेंगे कि आपकी ज़मीन को अलग से रखा जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा, वो सुरक्षित रहेगी, और इसके एवरेज में उनसे चार्ज ले लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ऑल वाज नॉट वेल, लेकिन सब कुछ सही नहीं था। विद अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ न्यू सिस्टम, इस नए सिस्टम के कुछ समय के बाद ही वर imposed, it was clear that all was not well with them, ये चीज़ें सामने आने लग गई कि सब कुछ क्या है? सही नहीं है। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, ड्राइवन बाय टू डिज़ायर, उनकी क्या इच्छा थी? इनकम फ्रॉम द लैंड, ज़मीन से पैसा कमाने की। रिवेन्यू ऑफिशियली फिक्स टू हाई रिन्यू डिमांड, और रिन्यू डिमांड्स के अंदर जो कर मांगते थे उसके अंदर कर पहले से ही बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिया गया था। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे, और जो किसान थे वो उसको देने में समर्थ नहीं थे। रियॉर्स फेल द कंट्री साइड, और जो रियॉर्स थे वो भी कंट्री की तरफ देखने लग गए। एंड विलेजर्स बिकम डेजर्ट इन मैनी रीजन, और बहुत सी जगहों पे जो खेती थी, जो किसान थे, विलेजेस थे, गांव थे,
वो क्या हो गए, वो डेजर्ट बन गए इन मेनी रीजन्स, बहुत सारी जगहों पे एकदम रेगिस्तान हो गए, यानी कि जो ज़मीन थी वो अब उपजाऊ भी नहीं रही थी। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल हैड इमेजिन दैट, तो जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स थे उन्होंने ऐसा इमेजिन किया दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द प्लीजेंट इनटू रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर, बट दिस डिड नॉट हैपन। तो उनको ऐसा लगा था कि इससे क्या होगा कि ये जो सिस्टम है, नया सिस्टम है, ये ट्रांसफॉर्म करेगा, ये साबित करेगा क्या कि प्लेजेंट इनटू रिच इंटरप्राइजेस फार्मर, कि जो किसान हैं उनको अमीर किसान बनने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो क्रॉप्स फॉर यूरोप, और यूरोप के लिए जो क्रॉप्स थे उनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, और ब्रिटिश ने ऐसा सोचा कि जो कंट्री साइड हैं उनसे केवल इस तरह से रेवेन्यू नहीं आएगा। इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप दैट यूरोप रिक्वायर्ड, उनको क्या करना पड़ेगा, वो फसलें उगानी पड़ेंगी जिनको यूरोप में ज़रूरत है। बाय द लेट 18th सेंचुरी, और 18वीं सदी में द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कलेक्टिव ऑफ द ऑप्शन एंड इंडिगो, ओपियम एंड इंडिगो। तो 18th सेंचुरी में कंपनी ने क्या करा, ट्राई किया बेस्ट एक्सपेंड बढ़ाने के लिए, क्या, कलेक्टिव ऑप्टिम एंड इंडिगो, तो ओपियम और इंडिगो की खेती को बढ़ाने के लिए अपनी बेस्ट कोशिश उन्होंने करी। इन दिस सेंचुरी एंड अ हाफ देन फॉलोड, तो लगभग एक शताब्दी और आधा जब फॉलो हुआ, द ब्रिटिश प्लेजेंट और फोर्स कलेक्टिव इज वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप। जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश लोगों के जो किसान थे, वो क्या गए, भारत में अलग अलग जगहों पे फैल गए और भारतीय फसलों को उगाने लग गए। जैसे जूट इन बंगाल, बंगाल के अंदर जूट, आसाम में टी इन आसाम यानी चाय, शुगर कैन इन यूनाइटेड प्रोविजनल नाउ उत्तर प्रदेश, और शुगर कैन यानी गन्ने की खेती उन्होंने करी यूनाइटेड प्रोसेस में, जहाँ प्रोविंस में, जिस जो कहाँ है अभी उत्तर प्रदेश में है। वीट इन पंजाब, गेहूं को पंजाब में, कॉटन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कॉटन एंड पंजाब में भी कॉटन, राइस इन मद्रास, और मद्रास में चावल। हाउ वाज दिस डन, ये कैसे हुआ, तो द ब्रिटिश यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड, ब्रिटिश ने क्या करा, अलग अलग तरीकों को यूज किया, टू एक्सपेंड द कलेक्टिव ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड, उन फसलों को उगाने के लिए जिनकी उन्हें ज़रूरत है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सन मेथड ऑफ प्रोड्यूस। एक पास से मतलब एक नज़दीकी लुक देखते हैं, किसका, एक तरीके का खेती को उगाने के लिए, जिसके लिए एक मेथड, एक तरीका क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। डज कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या कलर्स में भी हिस्ट्री होती है। तो देखिए फिगर 5 में कमलाकारी प्रिंट है 12th सेंचुरी का, जो कि इंडिया में था, जबकि फिगर 6 के अंदर मैरिन स्कॉट प्रिंट है लेट 19th सेंचुरी का, जो कि इंग्लैंड का है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों में कलर्स में डिफरेंसेस है, ब्लू कलर में डिफरेंसेस है, पर्पल में डिफरेंस है। इंडियन जो है, जो 12th सेंचुरी का है वो कलरफुल है, जबकि इंग्लैंड वाला जो है वो 19th सेंचुरी का है, यानी कि 12th में से आप 7th सेंचुरी इस बात का है। तो एक बार देखते हैं, डच कलर हैव अ हिस्ट्री। तो फिगर 5 एंड 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट, ये क्या है, कॉटन प्रिंट्स की 2 इमेज हैं। द इमेज ऑफ द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट साइड में जो इमेज है 5th वाली, शॉन एज अ कमलाकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वेवर्स ऑफ द आंध्र प्रदेश इन इंडिया। तो ये आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा बनाई गई है 12वीं सदी में। ऑन द राइट, और राइट साइड में इज अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट, जो फ्लोरल कॉटन प्रिंट है, डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस बाय विलियम मॉरिस। इसको बनाया गया किसके द्वारा, और डिज़ाइन भी किसके द्वारा किया गया, विलियम मॉरिस के द्वारा। अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट, जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं और कलाकार हैं, किसके, 19वीं सेंचुरी के, कहाँ पे, ब्रिटेनियन, मतलब ब्रिटेन की। देयर इज़ वन मोर थिंग कॉमन इन दिस, और इन दोनों में एक और चीज़ कॉमन है। देखिए, 2 प्रिंट्स बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर, की दोनों ही प्रिंट में क्या है, रिच कलर को, मतलब ब्लू कलर को दिखाया गया है। कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको सामान्य तरह पे इंडिगो कहते हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं ये कलर कैसे बने।
So the blue that you seen in these prints was produced from a plant called indigo. तो जो नीला रंग आप इसमें देख रहे हैं ये किससे बना है? ये एक पौधे से बना जिसका नाम था इंडिगो. एंड इट इज़ लाइकली दैट, और ये इस तरह से था जैसे द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिन प्रिंट इन 19th सेंचुरी, की जो ब्लू कलर की डाई है जो कि मॉरिस प्रिंट में यूज़ की गई है 19वीं सदी में. कहाँ पे? ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर, जो कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हुई फ्रॉम इंडिगो प्लांट से कल्टिवेटेड इन इंडिया, जिससे कि भारत से ले जाया गया. फॉर इंडिया वाज अ बिगर सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट द टाइम. और उस समय इंडिया क्या था? भारत का जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर था. किसका? इंडिगो का, पूरी दुनिया. द इंडिगो प्लांट्स ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स. कहाँ होता था? ट्रॉपिक्स में होता था. बाई दी 13th सेंचुरी में इंडिया इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय कलर मैन्युफैक्चरर्स इन इटली. जो इंडिया के इंडिगो था इसको कलर मैन्युफैक्चर इटली में, फ्रांस में और ब्रिटिश में डाई कलर के लिए काम में लिया जाने लग गया. हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एट इट्स प्राइस वाज वेरी हाई. और जो इंडियन ये कलर था ये बहुत ही कम हिस्सा पहुंचता था यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि इसकी प्राइस क्या थी? बहुत ही ज़्यादा थी. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड द डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मार्क वॉयलेट एंड ब्लू डाई. तो वो क्या हो गए? दूसरे प्लांट पे डेवलप हो गए, डिपेंड हो गए, जिससे कि दो कलर बनते थे डाई के. कौन से? वॉयलेट और ब्लू कलर. Being a plant of the temperate zone, wood was the more easy available in Europe. और क्या होता था? इससे इजीली अवेलेबल हो जाते थे यूरोप में. It was grown in the northern Italy, southern France and in part of the Germany and British. ये क्या होते थे? इन जगहों पे होते थे. कहाँ कहाँ होते थे एक बार देख लेते हैं हम. इटली में, साउथर्न फ्रांस में, नॉर्थर्न इटली, साउथर्न फ्रांस, जर्मनी के कुछ भागों में और ब्रिटेन में. वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो. कॉम्पिटिशन जब हुआ इनका इंडिगो से तो वर्ड प्रोड्यूस इन यूरोप पैराडाइज दिस गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट फॉर इंडिगो. और लोगों ने क्या कर दिया? वहाँ के लोगों ने, की गवर्नमेंट ने यूरोप की कि इंडिगो को बैन कर दिया कि ये नहीं खरीदा जाएगा. किसके? क्लॉथ डायर, जो क्लॉथ को डाई करने वाले थे. हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, क्योंकि वो इंडिगो को डाई के लिए प्रेफर करते थे. इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, इसका एक गहरा नीला कलर आता था. वेयर एज द डाई फ्रॉम वॉड वाज पेल एंड डल, जबकि जो बाकी कलर्स की डाई थी वो क्या होती थी? डल होती थी. बाई द 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लॉथ ने प्रोड्यूस किया. प्रेसिडेंट देयर गवर्नमेंट ऑफ रिलैक्स टू बैन ऑफ इंडिगो इम्पोर्ट. इंडिगो इम्पोर्ट के को बैन करने की बात की गई. द फ्रांस बिगेन कैलकुलेटिव इंडिगो एसटी डिमिकल्टा इन द कैलिब्रस आइलैंड दैट द प्रेजेंट ब्राज़ील के वहाँ के आइलैंड से इसको लिया जाने लग गया. द इंग्लिश इन जैमिका एंड द स्पेनिश इन वेटला. इंग्लिश में इसको जैमिका और स्पेनिश में वेनेजुला कहते थे. इंडिगो प्रेजिस्टा ऑल्सो कम इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इंडिगो क्या होने लग गया? नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स में से आने लग गया. बाई द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो ग्रू. डिमांड बढ़ गई फर्दर. एंड ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज. उन्होंने क्या करा? इंडस्ट्रियलाइज करा. एंड इट्स कॉटन प्रोड्यूस एक्सपेंडेड डिमांड. कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंड द स्किल क्रिएशन एंड embraced the new demand of the cloth dyer, while the demand of indigo increased its existing supplies from the West Bengal and America. Contrast from the variety of region between the 1783 to 1789. The production of indigo is the word fell by half. इसका प्रोडक्शन हाफ हो गया. क्लॉथ डायर ऑफ द ब्रिटेनियर नाउ डिपेंडिंग लुकिंग द न्यू सोर्स ऑफ द इंडिका सप्लाई. और वो देखने लग गए कि कोई नया ऐसा सोर्स हो, कोई नया ऐसा माध्यम हो जिसमें इसकी सप्लाई की जा सके. फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिका बी प्रोड्यूस, जहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जा सके. ब्रिटिश टर्न टू इंडिया.
फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिका, इंडिका की राइजिंग डिमांड होने के कारण इन यूरोप में, द कंपनी इन इंडिया लुक्स फॉर वे, कंपनी इंडिया ने क्या करा, वे देखा टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द इंडिगो कल्टिवेशन, कि इसकी उपज को बढ़ाने के लिए या इसकी खपत को के लिए किस तरीके से काम किया जाए, इसके लिए कंपनी भारत में देखने लग गई. सो टुडे वी हैव डन दिस पार्ट ऑफ चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. कीप स्टडिंग.